दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जहां दुश्मन को लगता है कि उसने मार्क्विस ऑफ वुआन यानी शी जेंग को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि शी जेंग पहले से ही एक बहुत बड़ी चाल चल चुका है। असल में शी जेंग की योजना शुरू से ही बांध को तोड़ने की थी। इसी वजह से उसने अपनी असली ताकत छिपाकर सिर्फ 1000 सैनिकों को सामने भेजा था, ताकि दुश्मन को लगे कि यही उसकी पूरी सेना है। जैसे ही सही वक्त आता है, बांध टूट जाता है और देखते ही देखते पानी का भयानक बहाव नीचे की तरफ आने लगता है। सैनिक घबराकर चिल्लाते हैं, यह जाल है, सब पीछे हटो, पानी आ रहा है। अब दुश्मन को समझ आता है कि जिसे वह अपनी जीत समझ रहा था, वह असल में शी जेंग का बिछाया हुआ जाल था। लेकिन इसी बीच एक और खतरा सामने आ जाता है। जिस जगह ह्यूमिन के लोग मौजूद हैं, वहां का निवास नीची जमीन पर है। इसका मतलब था कि बांध का पानी सबसे पहले वहीं पहुंचने वाला था। एक आदमी घबराकर कहता है, मास्टर, आप कहां जा रहे हैं? जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन ह्यूमिन बिना रुके उसी दिशा में बढ़ता है। साथ वाला सैनिक तुरंत उसे रोकते हुए कहता है, मास्टर, गलत रास्ता, उस तरफ तो हमारा निवास है। ह्यूमिन को पता है कि अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसी दौरान चांग्यू को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। चांग्यू पूछता है, ये क्या है? मान चांग जवाब देता है, यहाँ एक डोरी लगी हुई है। चांग्यू कहता है, खींच कर देखो। डोरी खींचते ही समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। असल में इसका इस्तेमाल संकेत देने के लिए किया जा रहा था। चांग्यू समझ जाता है कि जिस आदमी ने दया की भीख मांगी थी, वह वास्तव में दुश्मन को संकेत भेजने की कोशिश कर रहा था। वह कहता है, अब समझ आया, वह आदमी मेरे सामने झुककर रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन असल में वह अपने साथियों को संकेत दे रहा था। यानी दुश्मन की चाल को शी जेंग ने आखिरी समय पर पकड़ लिया था। इसी बीच चांगनिंग की हालत भी खराब हो चुकी थी। कई दिनों की यात्रा और लगातार डर के कारण उसे तेज बुखार हो गया था। शी जेंग आदेश देता है कि जब चांगनिंग थोड़ी ठीक हो जाए तो उसे जियांजो वापस भेज दिया जाए, क्योंकि उसकी बहन घर पर उसकी चिंता कर रही होगी। फिर शी जेंग चांगनिंग को उसकी बहन की याद दिलाने के लिए कैंडी देता है। वह प्यार से कहता है, चांगनिंग, ये तुम्हारी बहन की कैंडी है, क्या तुम्हें उसकी याद आती है? लो, कैंडी खाओ। लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ पर एक जासूस पकड़ा जाता है। जब उसे पूछा जाता है कि वह कौन है, तो वह बताता है कि वह मार्क्विस ऑफ वुआन के अधीन काम करने वाला स्काउट है। उसके हाथ में जो सामान मिला था, वह सुई आर्मी द्वारा संकेत देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विस्लिंग एरो लॉन्चर था। जासूस समझाता है कि कुछ मजदूर बांध की मरम्मत कर रहे थे। तभी एक दुश्मन स्काउट को बांध तोड़ने की योजना का पता चल गया और वह अपने सैनिकों को चेतावनी देने वाला था। इसलिए उन्होंने उसका पीछा किया और उसे मार दिया। इस कहानी को सुनकर सामने वाला व्यक्ति मान लेता है कि शायद यह गलतफहमी थी, लेकिन शी जेंग की असली परेशानी अभी शुरू होने वाली थी। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि जनरल शी यू अपनी 30,000 सैनिकों की सेना लेकर उन्हें चारों तरफ से घेर चुका है। सैनिक बताता है, दुश्मन की संख्या 30,000 है। यह सुनकर सभी गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि शी जेंग के पास भारी नुकसान के बाद 800 से भी कम सैनिक बचे थे। एक सलाहकार कहता है, हमारे पास 1000 से भी कम सैनिक हैं, हम इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ेंगे? लेकिन शी जेंग घबराता नहीं। वह जानता है कि अगर वह यहाँ से हट गया तो शी यू की सेना दूसरी मुख्य सेना के साथ मिल सकती है। इसलिए वह खुद को दुश्मन के सामने रोककर बाकी सेना को बचाने का फैसला करता है। शी जेंग आदेश देता है कि जनरल हे मुख्य सेना को पीछे लेकर जाए। वह कहता है, शी यू का निशाना शी आर्मी है। जब तक मेरी सेना और स्वी युआन किंग यहाँ है, वह तुम्हारा पीछा करने में समय बर्बाद नहीं करेगा। जनरल हे चिंतित होकर पूछता है, लेकिन आप? शी जेंग जवाब देता है कि वह नॉर्थ माउंट गू पर उनसे बाद में मिलेगा। इसके बाद जनरल हे अपनी मुख्य सेना के साथ पीछे हट जाता है और शी जेंग अपनी सेना को माउंट गू कैंप की तरफ ले जाता है। उधर दुश्मन के शिविर में जब खबर पहुंचती है कि बाक्सिया का बांध टूट चुका है, सुई आर्मी को भारी नुकसान हुआ है और हेयर अपेरेंट को मार्क्विस ऑफ वुआन ने जिंदा पकड़ लिया है, तो शीहू गुस्से से भर जाता है।
सामने वाला व्यक्ति कहता है, शियाजेंग बहुत आगे बढ़ गया है, हमें उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन शियू उसे शांत करता है। शियू समझता है कि यह समय गुस्से में फैसला लेने का नहीं है। उसे पता है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर की योजना के कारण वे समय पर यहाँ पहुँच पाए हैं और अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य हेयर अपैरेंट को बचाना है। उधर जीत की खुशी है। खुशी से चिल्लाते हैं कि मार्किस ऑफ वुआन जीत गया। लेकिन इसी खुशी के बीच कहानी अचानक यू क्वान की तरफ मुड़ जाती है। यू क्वान बेहद कमजोर हालत में है और उसे बचाकर कहीं ले जाया जा रहा है। वह पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? सामने से जवाब आता है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? तुम जहाँ जाओगी मैं वहीं जाऊंगा। उधर लिटिल यंग मास्टर के साथ अंकल शून भी हैं। रास्ते में उसे परेशानी होती है और सब लोग उसकी मदद करते हैं। वे जिजू की सीमा के करीब पहुंच चुके हैं। मिसेस लान चिंता जताती हैं कि क्या मार्क्विस ऑफ वन सच में उनके साथ मिल पाएगा, क्योंकि सामने शीयुए की 30,000 सैनिकों वाली सेना है। लेकिन उनका भरोसा शेजेंग पर बना हुआ है। वह कहती हैं कि चीमिन और सुई युआनचिंग ने जितनी भी योजनाएं बनाई, मार्क्विस ऑफ वन ने हर बार उन्हें तोड़ दिया। इसलिए उन्हें भरोसा है कि इस बार भी वह जीत सकता है। लेकिन तभी कहानी में एक और खतरनाक बातचीत शुरू होती है। ख्यूमिन को लेकर पुराने दुश्मनी के जख्म फिर सामने आते हैं। ख्यूमिन को उसके अतीत की याद दिलाई जाती है। उसके पिता की मौत, आग में जलती उसकी माँ और वह दर्द जिसने उसके मन को बदल दिया था। कहता है कि उसे अपने पिता की मौत सब याद है। उसे आग का दर्द भी याद है और अपनी माँ की चीखें भी। लेकिन इन सारी भयानक यादों के बावजूद उसके अंदर जीने की एक इच्छा बची हुई है। वह कहता है, जहाँ जीवन है वहाँ उम्मीद है। दूसरी तरफ ख्यूमिन को ये आरोप सुनना पड़ता है कि उसने यू क्वान को मारने की योजना बनाई थी। लेकिन ख्यूमिन साफ कहती है कि वह यू क्वान को मरने नहीं देगी। जब उसे पूछा जाता है कि उसने यू क्वान को बचाया क्यों, तो ख्यूमिन का जवाब बेहद भावुक होता है। वह कहती है, तुम्हारी जिंदगी मेरी है, मेरी अनुमति के बिना कोई तुम्हें मरने नहीं देगा। अब कहानी फिर नॉर्थ माउंटगू कैंप में लौटती है। शीजेंग बुरी तरह घायल है, लेकिन फिर भी सैनिकों के सामने मौजूद रहता है। उससे कहा जाता है कि वह आराम करे क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन शीजेंग जवाब देता है, अगर मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा तो सेना का मनोबल कौन संभालेगा? वह जानता है कि इस समय सैनिकों को उसके भरोसे की जरूरत है। माउंटगू कैंप पुराना जरूर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका पहाड़ी इलाका है। यहाँ हमला करना आसान नहीं है और बचाव करना काफी आसान है। इसी वजह से शीजेंग को भरोसा है कि कम सैनिकों के बावजूद वह शीयू और शीहू की बड़ी सेना को कुछ समय तक रोक सकता है। इसी दौरान एक कैदी को पकड़कर लाया जाता है। वह शीजेंग के सामने भी घमंड दिखाता है और कहता है कि इतने पुराने और टूटे हुए कैंप के सहारे वे कितने दिन टिक पाएंगे। शीजेंग उसे आदेश देता है कि पीछे के पहाड़ में बने डंजन में बंद कर दिया जाए। इसके बाद उन बहादुर मजदूरों की बात होती है जिन्होंने बांध के पास दुश्मन के 3 स्काउट्स को मारकर उनकी योजना को विफल किया था। जब उनके नाम पूछे जाते हैं तो वे पहले झिझकते हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि अपना नाम बताओ। वे जवाब देते हैं, हम नॉर्थ वेस्ट पिग बुचर स्क्वाड हैं। यह नाम सुनकर शीजेंग को अचानक किसी की याद आती है, लेकिन वह तुरंत सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह महिला जो में ली हुआन के साथ चांगनिंग को ढूंढ रही होगी। उधर चांगयू भी अब सेना के कैंप में पहुंच चुकी है। उसे एक अस्थायी शेड में ठहरने के लिए कहा जाता है, क्योंकि पहले के कई शेड नष्ट हो चुके हैं। चांगयू कैंप में लोगों के साथ काम करती है। वह जानवरों का इलाज करती है और उसे बचपन से थोड़ी ब्लैक स्मिथिंग भी आती है, इसलिए हथियारों की मरम्मत में भी मदद करती है। वहीं उसकी मुलाकात मिस्टर जाओ से होती है। चांगयू उसे बताती है कि मिसेस चैन, मिसेस जुआंग, आंटी टेयू और शाओहू जिंदा हैं, लेकिन वांग और ग्रैनी कांग की मौत हो चुकी है। चांगयू अभी भी चांगनिंग को ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन वह भरोसे के साथ कहती है कि चांगनिंग जरूर ठीक होगी और वो चाहे जितना समय लगे उसे ढूंढ कर रहेगी। इसके बाद बातचीत यंजंग पर पहुंचती है। चांगयू को बताया जाता है कि यंजंग के बारे में अभी कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन तभी अचानक यानजेंग का फाल्कन दिखाई देता है।
चांग्यू उसे पहचान लेती है। फाल्कन के साथ एक संदेश आता है। संदेश में लिखा है कि चांगनिंग और यानजंग दोनों सुरक्षित हैं और चांगनिंग को जल्द से जल्द जिजू भेज दिया जाएगा। ये सुनते ही चांगयू की चिंता खुशी में बदल जाती है। उसे बताया जाता है चांगनिंग ठीक है, यानजंग भी ठीक है। उसने कहा है कि वह चांगनिंग को जल्दी जिजू भेज देगा। चांगयू बार बार यही बात दोहराती है कि चांगनिंग ठीक है और यानजंग भी ठीक है। लंबे समय बाद उसके मन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन कहानी यहाँ भी शांत नहीं होती। अब ली वेनकन एक बेहद जरूरी खबर लेकर आता है। वह बताता है कि मार्क्विस ऑफ वुआन को माउंट गू पर 30,000 सैनिकों ने घेर रखा है। उनके पास भोजन और दवाइयाँ सीमित हैं। असल में सेजेंग जानबूझकर माउंट गू पर रुका हुआ है ताकि शी युए की सेना को वहीं बांधे रखा जा सके और वो लॉर्ड चंगसीन की सेना के साथ मिल ना पाए। अगर माउंट गू गिर गया और दोनों दुश्मन सेनाएं एक साथ आ गईं, तो लुचेंग पर हमला हो सकता है और जिजौ भी खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए अब सबसे जरूरी काम है माउंट गू तक भोजन और जरूरी सामान पहुंचाना। चंगयू तुरंत कहती है, मैं जाऊंगी। सब उसे रोकते हैं। मिस्टर जाओ कहता है कि वहां जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन चंगयू एकदम साफ जवाब देती है, अगर मैं नहीं जाऊंगी, लॉर्ड ली भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें लुचेंग तक अनाज पहुंचाना है। फिर जाएगा कौन? वह आगे कहती है कि मार्क्विस ऑफ वुआन उनके जैसे आम लोगों के लिए लड़ रहा है और वह उसे भूखा नहीं रहने दे सकती। मिस्टर झाओ फिर भी चिंता करता है और पूछता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वह मिसेस झाओ और चांगनिंग को क्या जवाब देगा। लेकिन चांगयू को अपने फैसले पर भरोसा है। वह बताती है कि अब उसके पास अपनी स्क्वाड है और वह अपना ख्याल रख सकती है। आखिरकार चांगयू अपनी टीम के साथ निकल पड़ती है। वह अब वही साधारण बचरगल नहीं रही, वह सैनिकों के साथ चल रही है और अपने हिस्से का खतरा खुद उठाने को तैयार है। उधर माउंट गू के नीचे शी यू की 30,000 सैनिकों वाली सेना पहाड़ को घेरे बैठी है। ऊपर से देखने पर सैनिकों की मशालें एक लंबे अजगर की तरह दिखाई देती हैं। शी यू को पता है कि माउंट गू पर हमला करना आसान नहीं है। पहाड़ पर सिर्फ एक छिपा हुआ रास्ता है और ऊपर से शी आर्मी आसानी से पहला हमला कर सकती है। शियू कहता है कि अगर रात में ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला तो अगले दिन सामने से हमला करना पड़ सकता है, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करना चाहता क्योंकि हेयर अपैरेंट अभी भी सी आर्मी के कब्जे में है। उधर जिएजेंग अपने सैनिकों से भोजन की स्थिति पूछता है। शिवू बताता है कि अगर सभी पेट भरकर खाएं तो खाना करीब 10 दिन चलेगा, लेकिन अगर जंगली सब्जियों के साथ दलिया बनाया जाए तो यह लगभग आधे महीने तक चल सकता है। शेजिंग समझता है कि शी यू उसे मारने के बजाय भूखा रखकर खत्म करना चाहता है। वह कहता है कि फिलहाल यह तय करना बाकी है कि असली शिकारी कौन है और असली शिकार कौन। तभी अचानक खबर आती है, जीजो से एक छोटी सी ग्रेन ट्रांसपोर्ट टीम जान जोखिम में डालकर पहाड़ पर पहुंच गई है। शियू के सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। रास्ते में कई लोग मारे भी गए, लेकिन जी आर्मी ने हस्तक्षेप करके कुछ बचे हुए लोगों को बचा लिया। जेजंग आदेश देता है कि उन लोगों को अच्छी तरह ठहराया जाए। उधर शीहू को जब पता चलता है कि एक छोटी सी टीम पहाड़ पर अनाज लेकर पहुंच गई, तो वह अपने सैनिकों पर भड़क उठता है। वह पूछता है कि इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद वे लोग पहाड़ तक कैसे पहुंच गए। सैनिक बताते हैं कि उन्हें कुछ शरीरों पर सिर्फ अनाज मिला था। बाद में नीचे छोड़ी गई गाड़ी में नमक और जड़ी बूटियां भी मिली। शियू समझ जाता है कि शी आर्मी को नमक की कमी हो सकती है, लेकिन तभी एक और खबर आती है। सैनिक बताता है कि उस ग्रेन ट्रांसपोर्ट क्रू में 2 महिला वैद्य भी हैं और वे मार्क्विस ऑफ वुआन से मिलना चाहती हैं। यानजेंग चौंक कर पूछता है, 2 महिला वैद्य? और फिर वह आदेश देता है, उन्हें अंदर लाओ। वाचक, लेकिन आखिर ये दोनों महिला वैद्य कौन हैं? क्या वे सच में केवल घायल सैनिकों का इलाज करने आई हैं, या उनके आने के पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी है? यही सवाल अब कहानी को अगले बड़े मोड़ की तरफ ले जाता है।